इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। एल्केन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कह लीजिए, चाहे एल्केन कह लीजिए। तो एल्केन होते क्या हैं, इनके बारे में हमने चर्चा किए थे। और एल्केन की संरचना क्या होती है, एल्केन को बनाने की सामान्य विधियां कौन कौन सी हैं, इनको हमने पिछले लेक्चर्स में जो है देखा था। आज इस लेक्चर्स में जो है हम ये जानने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले देखेंगे, उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसमें प्लेलिस्ट होगा, वहां से आप जो है पिछला लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आप 11 से 12th में जाने वाले हैं या आप 11th में हैं तो देखिए ये केमिस्ट्री की क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल है। देखिए जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को आप ठीक से नहीं समझे रहते हैं तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन बेस होता है। यहां से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है स्टार्ट होती है। यहीं से अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ गया तो आगे चल करके आपके लिए काफी जो है सहायक होगा। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर यहाँ से आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको 12th में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, तुरंत वहां समझ में आ जाएगा। विदाउट कोई मेहनत किए आपको इजीली जो है तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। देखिए अगर हम एल्केनों के प्रॉपर्टीज की बात करें, गुणधर्म की बात करें, तो एल्केनों के गुणधर्म में सबसे पहले बात आती है इनके भौतिक गुण। तो भौतिक गुण देखिए, भौतिक और रासायनिक गुण, कोई भी यौगिक अगर है, जैसे मान लीजिए एल्केन है तो एल्केन एक खानदान है। एल्केन जो है खानदान है। अब इस खानदान में जो है एक कार्बन वाला यौगिक, 2 कार्बन वाला यौगिक, 3 कार्बन वाला यौगिक, ऐसे ऐसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है और वैसे वैसे अलग अलग यौगिक बढ़ते जाते हैं। तो जो खानदान होता है, इन खानदान के कुछ सामान्य जो है भौतिक गुण होते हैं और कुछ रासायनिक गुण होते हैं। अब जैसे कोई भी अगर यौगिक है, जैसे मान लीजिए मेथेन है, तो मेथेन एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य है। तो इसके कुछ भौतिक गुण ऐसे हैं जो कॉमन होंगे और इसके रासायनिक गुण भी कॉमन होंगे। और एक खानदान के जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं लगभग कुछ जो है मिलते हैं और कुछ डिफरेंट होते हैं। किसी किसी यौगिकों में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, तो जो थोड़ा जो किसी यौगिकों में डिफरेंट होता है तो एक रेशियो में होता है कि हाँ इससे फिर भी ये पता चलेगा आपको कि हाँ ये जो है एल्केन खानदान का ही है। तो यहाँ पर इनके एल्केनों के यानी पूरे एल्केनों के सामान्य गुण क्या है, इनके भौतिक गुण किस प्रकार से हैं और इनके कुछ रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम भौतिक गुण की बात करें, जिसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, तो पहला है इनका कि सभी एल्केन रंगहीन व गंधहीन यौगिक है। यानी जो भी एल्केन है, एल्केन खानदान का, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड वाला जितने भी यौगिक होंगे वो सब के सब पहली बात तो रंगहीन होंगे, यानी इसमें किसी प्रकार का रंग नहीं होता है। और दूसरी बात गंधहीन होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आती। जैसे जल होता है तो जल वाटर आपका रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। ऐसे यहाँ पे ये जो आपके एल्केने हैं ये रंगहीन, गंधहीन यौगिक होते हैं। पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि C1 से लेकर के C4 तक, यानी एक कार्बन वाला यौगिक जैसे आपका मेथेन हो गया, 2 कार्बन वाले यौगिक एथेन हो गए, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, बस एक कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक का जो है वो गैस है। यानी जो एल्केन के यौगिक है उनमें एक कार्बन वाले से लेकर के 4 कार्बन वाले यौगिक जो होंगे वो गैसें होती हैं। और अगर हम 5 कार्बन से लेके 17 कार्बन तक की बात करें, 5 कार्बन जैसे पेंटेन है, इस तरीके से पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, हेक्टान, ऑक्टेन जो भी बनेगा, कुल मिला के 17 कार्बन तक जो यौगिक होंगे ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। यानी गैस अवस्था तक 4 कार्बन तक मिलेगा, उसके बाद फिर द्रव अवस्था में पाया जाए कहां तक, 17 कार्बन तक जो है यौगिक जो होंगे वो द्रव अवस्था में होंगे। उसके बाद फिर 18 यानी कार्बन की संख्या जिसमें 18 कार्बन होगा या इससे ज्यादा जितने भी कार्बन होंगे वो सब के सब समजात जितने भी होंगे वो सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरी बात क्लियर हो गई होगी कि 1 कार्बन से लेकर के 4 कार्बन तक गैस अवस्था में होते हैं और फिर 5 कार्बन से लेकर के 17 कार्बन तक द्रव अवस्था में होते हैं। 18 कार्बन से लेकर उससे अधिक कार्बन वाले जितने भी यौगिक होते हैं वो सब समजात जो जितने भी होंगे वो सब ठोस अवस्था में होते हैं। 2 बात क्लियर हो गई। तीसरी बात यह है कि इनके अणुभार जैसे जैसे बढ़ते, अब जाहिर सी बात है
कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएंगे वैसे वैसे उनके अणुभार बढ़ते जाएंगे। अरे एक कार्बन वाला होगा तो एक कार्बन के अणुभार मान लीजिए 20 है, अब दो कार्बन वाला होगा तो जाहिर सी बात है 30, 35, 40 हो जाएगा। इसी तरीके जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके अणुभार जो है बढ़ते जाते हैं। और जब वो अणुभार बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे अणुभार इनका बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनके क्वथनांक जो है बढ़ते जाते हैं। क्वथनांक मतलब उबलने वाला टेम्परेचर जो है, क्वथन जो है, इनका क्वथनांक जो है भाई कम कार्बन वाला होगा तो इनका क्वथनांक कम होगा, और जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। अब अणुभार बढ़ने से वंडर वाल्स बलों की तीव्रता बढ़ती है, यानी जितने ज्यादा इनके अणुभार होते हैं उनमें आकर्षण बल जो है, वंडर वाल्स आकर्षण बल अधिक होता है, इसीलिए क्वथनांक जो है इनके ज्यादा होते हैं। भाई एक कार्बन वाला है, उसके चारों ओर हाइड्रोजन लगा है, सिंपल सा है, तो उसके क्वथनांक कम होंगे। अब जब ज्यादा कार्बन हो जाएगा तो संरचना भी जटिल होगी, बड़ी होगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी, और जब जटिल संरचना होगी तो उनमें आकर्षण बल कुछ ज्यादा होगा, और ज्यादा आकर्षण बल होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट्स भी, क्वथनांक भी अधिक होता है। तीसरी बात क्लियर हो गई। अगला है कि सभी एल्केन अध्रुवीय होते हैं। देखो जितने भी एक बात हो रही कार्बनिक यौगिक की, कौन सी यौगिक की? कार्बनिक यौगिक। आप जानते हैं एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, तभी तो हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, तो ये यौगिक अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर। ध्रुवीय और अध्रुवीय, देखो ध्रुवीय होते हैं जिनमें पोल्स बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। यहाँ पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होता है। ये जो होते हैं अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी एल्केन होते हैं ये सब नॉन पोलर होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, अतः ये जल में पूर्णतया अविलय होते हैं। अरे जल में कौन घुलेगा? जल में वही घुलते हैं जो पोलर होते हैं, जो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, और जो पोलर होगा वही तो जल में घुलेगा। अब ये जल में कहाँ घुलेगा? ये नॉन पोलर होते हैं, अध्रुवीय में कोई पोल्स का निर्माण होता ही नहीं है। अब चूंकि ये कार्बनिक यौगिक भी है तो कार्बनिक यौगिक वैसे भी जल में अविलय होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। लगभग जो विलय होते हैं उनमें कुछ रीजन होता है, इसीलिए वो विलय होते हैं। बाकी आप अपने दिमाग में ये रखिए कि लगभग अविलय होते हैं। विलय कौन होगा? जैसे एसिटिक एसिड हो जाता है, अल्कोहल हो जाता है, ऐसे ही इक्का दुक्का तिक्का जो भी है उनको आप बाद में जानिएगा, पहले सामने जो है उनको जानिए। यहाँ पर जितने भी है कार्बनिक यौगिक आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो भी पाओगे ये सब जो है कार्बनिक जल में जो है अविलय होते हैं। कार्बनिक यौगिक जितने हैं यहाँ पे वो जल में अविलय होते हैं, ठीक। तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। देखो ये जल में अविलय होगा तो घुलेगा कहाँ? ये कार्बनिक विलायक में घुलता है। अब कार्बनिक विलायक क्या है? जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके जो विलायक होते हैं वहां पर ये विलय होगा और जल में ये अविलय। देखो जो चीज जल में घुलता है वो कार्बनिक विलायक में लगभग नहीं घुलेगा, और जो कार्बनिक विलायक में घुलता है वो जल में लगभग नहीं मिलता है। बस जाने रहिएगा, कुछ दोनों में मिलते हैं, वो बाद में बताएंगे। तो सभी एल्केन अध्रुवीय होते हैं, पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात, अतः ये जल में पूर्णतया अविलय होते हैं तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। अरे जल में अविलय है तो कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। इनकी विलयता अणुभार बढ़ने के साथ साथ घटती है, यानी जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है वैसे वैसे कार्बनिक विलायकों में विलयता इनकी घटती जाती है। समझ में आई बात कि नहीं? अगला ध्यान सुनिएगा, सभी एल्केने स्वयं में उत्तम विलायक है। अगर हम एल्केनों की बात करें तो स्वयं में उत्तम विलायक है, दूसरों को अपने में घोलने में सक्षम होते हैं। तो ये अच्छा विलायक का काम, ये सभी एल्केने जो है अच्छे विलायक का काम करते हैं। तो ये इनके भौतिक गुण थे, फिजिकल प्रॉपर्टी थे, जो एग्जाम में अक्सर घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछ लिए जाते हैं, इसको आप जाने रहिएगा। अब हम बात करेंगे इनके केमिकल प्रॉपर्टी। देखो अगर हम एल्केनों के रासायनिक गुण की बात करें तो देखो पहली बात तो पोलर नहीं होता है, इनमें कोई ध्रुव नहीं बनते, पोल नहीं बनते, तो ये अम्ल क्षारों से क्रिया कम करते हैं, ना के बराबर क्रिया करते हैं। तो इनके कुछ रासायनिक गुण हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला इनका जो रासायनिक गुण है वो है ऑक्सीकरण। सबसे पहला जो है वो है ऑक्सीकरण, जिसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ऑक्सीकरण अक्रिया क्या होती है? देखो जिसमें ऑक्सीजन का एडेड हो वो ऑक्सीकरण होता है, सीधी सी बात है। हाइड्रोजन बाहर निकलता हो और ऑक्सीजन जुड़ता हो, ये ऑक्सीकरण। चाहे ऑक्सीकरण में आप ऑक्सीजन ही जोड़ो या जो है हाइड्रोजन निकल रहा हो कहीं तो तब भी ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण अक्रिया देखेंगे, ये एल्केनों की ऑक्सीकरण अक्रिया। तो एल्केनों की ऑक्सीकरण अक्रिया कई है। सबसे पहले जो ऑक्सीकरण अक्रिया है
वो है दहन, जिसे कंबस्टन बोला जाता है, दहन। यानी अगर हम मेथेन को या किसी भी एल्केन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। सीधी सी बात है। दहन में अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए ये CH4 है और ये ऑक्सीजन है, इनको अगर आप जलाओगे तो एक तो CO2 बनेगा और एक H2O बनेगा। अब ये 4 हाइड्रोजन है तो जाहिर सी बात है 2 हो जाएगा, और एक कार्बन है, ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2O2 रहेगा। यानी दहन में जलाना हुआ। जलाओगे कहाँ? ऑक्सीजन में ही तो जलाओगे। तो जब हम कोई भी एल्केन को, ये तो हमने मेथेन लिया है, कोई भी एल्केन को ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, साथ में कुछ न कुछ उष्मा निकलती है। तो मेथेन को अगर जलाते हैं तो डेल्टा H जो होता है -2.8 किलो कैलोरी उष्मा जो है निकलती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कुल मिला के मेथेन को अगर ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, साथ में 212.8 किलो कैलोरी उष्मा उत्सर्जित होती है। ये तो है मीथेन की बात। ऐसे भी जितने भी अगर आप एल्केन को जलाओगे तो सब में उष्मा जो है निकलती है। चलो दूसरा इसमें है अपूर्ण ऑक्सीकरण। अपूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ? यानी ऑक्सीकरण करा रहे हो और ऑक्सीजन कम मात्रा में दे रहे हो, तो कम मात्रा में अगर ऑक्सीजन देते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती। जैसे मान लीजिए ये आपका CH4 है, आपने ऑक्सीजन कम दिया तो ये बन जाएगा CO प्लस 2H2, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इतनी बात समझ में आई? यानी बढ़िया से अगर ऑक्सीजन में जलाते हो जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेगा। अपूर्ण मात्रा में जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड या जो है कोक बनता है। बाकी जो है आपका इस तरीके से अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। चलिए अगला इसमें जो काम का रिएक्शन है उत्प्रेरित अभिक्रिया। उत्प्रेरित अभिक्रिया कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। देखिए अगर हम एल्केन को, किसी भी एल्केन को ऑक्सीजन के साथ उच्च उत्प्रेरक की यानी उच्च उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हम क्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड अथवा कीटोन देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये RCH3 है, कोई एल्केन है, इस पर अगर आप ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं रक्त तत्व Fe या Cu, चाहे आप आयरन ले लीजिए और चाहे कॉपर ले लीजिए, तो ये बन जाए RCH2OH। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, तो 2 1 3 और ये ऑक्सीजन इसी में लग जाएगा। हाफ O2 लिखा है, इसका मतलब O। तो इस तरीके से कुल मिला के अगर हम मान लीजिए ये तो आपका अल्कोहल बना है, इसी तरीके से मान लीजिए RCH3 और आप O2 के साथ क्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ MO उत्प्रेरक, MO3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हम मान लीजिए गर्म करते हैं तो इसमें जो है ये आपका 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जो है H2O बना लेगा, एक यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा RCHO प्लस H2O, तो ये आपका एल्डिहाइड होगा। और ये जो पहले बना था वो अल्कोहल होगा। कुल मिला के उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हम एल्केनों का ऑक्सीकरण कराते हैं तो या तो अल्कोहल बनेगा या तो एल्डिहाइड बनता है या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो। तो ये तो अभिक्रियाएं थी जिनमें सब में देखो, सब में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सब की सब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कंप्लीटली ऑक्सीकरण अगर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेगा। अपूर्ण ऑक्सीकरण यानी कम ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन बनेगा और जल बनेगा। अगर मान लीजिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में आप ऑक्सीकरण कराते हैं तो अल्कोहल भी बन सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकता है और एसिड भी बन सकता है। तो ये इनके ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एल्केन का अब हम देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। रासायनिक गुण में अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एल्केने जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, तो इसमें सबसे पहला है हैलोजनीकरण, जिसे हैलोजिनेशन कहा जाता है। देखिए हैलोजनीकरण की अगर हम बात करें
तो जैसे मान लीजिए ये आपका एल्केन है, एल्केन पर अगर हम कोई भी हाइड्रोजन या तो हम जो है गर्म करेंगे या तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया कराएंगे, तो एक आपका RX बन जाएगा और दूसरा HX बनेगा। जैसे सपोज करिए मान लीजिए ये हमारा मेथेन है, मेथेन का अगर हम ये X जो है, X कोई ना कोई हाइड्रोजन होगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। तो यहाँ अगर हम Cl2 लेते हैं और अगर हम Hb फोटॉन है, सूर्य का प्रकाश के लिए प्रयोग करते हैं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अपक्रिया कराएंगे तो एक H एक Cl के साथ Cl बना लेगा और एक Cl यहाँ लग जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा CH3Cl और HCl। तो ये आपका मेथिल क्लोराइड बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो इस तरीके से जितने भी एल्केन होते हैं वो सब हाइड्रोजनों के साथ प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं। देखिए इस तरीके की अपक्रिया जो है ये प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है, जिसमें दो रिएक्टेंट होते हैं और दो प्रोडक्ट बनता है, बस दोनों में केवल अदला बदली होती है, भाई इसमें से कुछ इसमें लग जाएगा और इसमें से इसमें लग जाएगा। तो इस तरीके की अपक्रिया जो है प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। दूसरी जो इसमें टाइप की अपक्रिया है, देखिए अगला जो इसमें होगा नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन कहा जाता है। देखिए नाइट्रीकरण द्वारा जो देखो नाइट्रीकरण जो है इसमें भी ये भी एक प्रकार की प्रतिस्थापन अपक्रिया है। तो इस प्रतिस्थापन अपक्रिया में जो प्रतिस्थापन होता है वो NO2 समूह द्वारा होता है। इसमें जो है NO2 समूह द्वारा होता है। आप जानते हैं नाइट्रीकरण मतलब HNO3 की क्रिया कराएंगे और HNO3 जो है एक तो OH इसमें होगा और दूसरा NO2 इसमें होगा। एक तो OH होगा नेगेटिव चार्ज और NO2 प्लस चार्ज। इस तरीके से इसमें जो है प्रतिस्थापन अपक्रिया आपको देखने को मिलेगा। तो एल्केनों का जो है प्रतिस्थापन अपक्रिया में नाइट्रीकरण अगला आता है। जैसे सपोज कीजिए ये आपका मेथेन है, इस पर अगर हम जो है HNO3 की क्रिया कराते हैं, हमने बताया कि ये HNO3 जो है OH और NO2 बनाएगा, OH नेगेटिव चार्ज NO2 प्लस चार्ज। तो अब यहाँ पर आप जानते हैं H प्लस चार्ज इसमें होगा, तो OH नेगेटिव, देखो आपने कहा ACH4 है, तो CH4 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये CH3 बनेगा। आप जानते हैं H के ऊपर प्लस चार्ज होता है, इतना तो आपको कंफर्म है, तो जाहिर सी बात है इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कराएंगे। इसी तरीके से HO3 को जब हम तोड़ेंगे तो एक हमारा जो है OH नेगेटिव चार्ज होगा और NO2 फिर प्लस चार्ज होगा। अरे इतना तो पता है कि OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो जब OH नेगेटिव और H प्लस चार्ज मिलकर के H2O बना लेगा और यहाँ पर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो CH3NO2 बन जाएगा। तो ये बनेगा CH3NO2 हो जाएगा और दूसरा जो है H2O हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर जो भी एल्केन होगा सब में जो है ये अगर नाइट्रीकरण होगा तो ये आपका नाइट्रोमेथेन ये जो बना है नाइट्रोमीथेन होगा और ये आपका H2 होगा। जैसे इसका अगर जनरल रिएक्शन देखा जाए तो ये मान लीजिए RH है, एल्केन है, इस पर आप HNO3 की क्रिया कराते हैं तो ये बन जाएगा RNO2 बन जाएगा और आपका H2O बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये आपका नाइट्रो एल्केन बनेगा, इसे बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। R जो है एल्किल है तो नाइट्रो एल्केन बनेगा। तो ये नाइट्रीकरण है एल्केनों का नाइट्रिक। इसी तरीके से प्रतिस्थापन अपक्रिया में अगला जो आपको देखने को मिलेगा सल्फोनीकरण, जिसे सल्फोनेशन कहा जाता है। अगर हम बात सल्फोनीकरण की करें तो सल्फोनीकरण में सल्फोनिक ग्रुप जो होता है, जैसे H2SO4 की अपक्रिया कराई जाएगी तो इसमें भी जो है एक OH नेगेटिव बनेगा और SO3H बनेगा। देखो दो हाइड्रोजन है तो एक O इसके साथ OH बना लेगा, SO3H बचेगा, तो ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव होगा और ये आपका नेगेटिव होगा। तो कुल मिला के सल्फोनिक ग्रुप द्वारा जो है इसका प्रतिस्थापन होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एल्केन है, अरे कोई ना कोई एल्केन होगा और इस पर जब हम H2SO4 की अपक्रिया कराते हैं तो इसमें होगा क्या, OH जो है H के साथ H2O बना लेगा, बाकी ये आपका R SO3H बन जाएगा और साथ में H2O बनेगा। इसका नाम होगा एल्केन
सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड कहा जाएगा। अगर इसका आप रिएक्शन देखना चाहें तो जैसे मान लीजिए मेथेन है, इस पर आप अगर H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं और इसको जो है गर्म करते हैं, जब इसके साथ आप मेथेन को गर्म करेंगे तो ये आपका बन जाएगा CH3SO3H और प्लस H2O बनेगा। तो ये आपका जैसे यहाँ एल्केन है वैसे ये मीथेन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड जो है बनता है। तो इस तरीके से ये जो है एल्केनो का जो है प्रतिस्थापन क्रिया में सल्फोनीकरण भी आपको देखने को मिलता है। देखो अगला जो इसका रिएक्शन है वो है समावयवीकरण, समावयवीकरण जिसे हम आइसोमेराइजेशन कहा जाता है। समावयवीकरण में हमने पिछले लेक्चर्स में आपको समावयता के बारे में बताए थे। तो समावयता होती क्या है, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं बस संरचना भिन्न होती है। तो जैसे सपोज करिए समावयवीकरण में यहाँ पर जो हमारा एल्केन होगा, इसी एल्केन से इसी में दूसरा एल्केन बनाएंगे। बस अगर नॉर्मल एल्केन होगा तो शाखित एल्केन बनता है। कैसे बनेगा, जैसे सपोज करिए ये हमारा CH3 CH2 CH2 CH3 में प्रोब्यूट, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। अगर हम नॉर्मल ब्यूटेन को AlCl3 और प्लस सांद्र HCl कांग HCl 35 वायुमंडलीय दाब पर साथ में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और कांग HCl की उपस्थिति में 35 वायुमंडलीय दाब पर 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो ये नॉर्मल ब्यूटेन जो है आइसोब्यूटेन में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, ये हो जाएगा CH3 का होल टाइप CH3 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक CH3 ये हो जाएगा, एक CH3 ये हो जाएगा, 3 ये हो गया और एक CH3 ये बन जाएगा और ये H रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका आइसोब्यूटेन जो है बनेगा। यानी नॉर्मल ब्यूटेन जो था एक रेखा में लिखा गया था, इसको जब हम 35 वायुमंडलीय दाब पर 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर AlCl3 और HCl की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो ये समावयवीकरण हो जाता है, यानी आइसोब्यूटेन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया। अगला जो एग्जाम में पूछा गया है एरोमेटिकरण। देखो एल्केन में जो है एरोमेटिकरण का गुण पाया जाता है। देखो जब हम एलिफैटिक यौगिक को उच्च ताप पर उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो एलिफैटिक यौगिक जो है एरोमेटिक यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे सपोज करिए C6H14 होगा, आप जानते हैं इसका फार्मूला जो होता है CnH2n+2। अगर यहाँ पर 6 कार्बन लेते हैं तो 6 दूनी 12 13 14 हो जाएगा। ये आपका हेक्सेन है, हेक्सेन ये नॉर्मल हेक्सेन है और इस नॉर्मल हेक्सेन को हम Cr2O3 और साथ में Al2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रोमियम ऑक्साइड होगा और साथ में एल्यूमिना होगा, या आप कह सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दोनों को उपस्थिति में 600 डिग्री सेल्सियस ताप पे जब हम नॉर्मल हेक्सेन को गर्म करते हैं तो हमें बेंजीन C6H6 और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये C6H6 आपका जो है बेंजीन है। बेंजीन एक जो है एरोमेटिक यौगिक है और ये आपका एलिफैटिक यौगिक है। एलिफैटिक यौगिक को 600 डिग्री सेल्सियस ताप पे Cr2O2 और Al2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो हमें एरोमेटिक यौगिक प्राप्त होता है। तो इस तरीके से एल्केनों का जो है एरोमेटिकरण भी किया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये आपके एल्केनों के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगले लेक्चर्स में हम जो है आपको एल्कीन के बारे में बताएंगे।